तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे इस शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त गर्मी बड़े ज़ोरों पे आई हुई है, तो एज अ डॉक्टर आप सबको मैं मशवरा देता हूं कि जनाब पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और 12 बजे से 4-5 बजे तक कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। तो ये तो मेरा मैसेज था। आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जब मैंने अपनी साइकेट्री, अपनी जो साइकोलॉजी स्टार्ट की, तो सबसे पहले ख़ुद मैंने रीहैब में काम किया। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि पाकिस्तान में नशा और नशे के अमराज इतने कॉमन हो चुके हैं कि पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद और लाहौर, हर जगह पे, हर गली में नशा आम तरीके से बिकता है। और हमारी नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो कि 25 से कम उम्र बच्चे हैं, वो लोग नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमारी फैमिली में कोई नशा करता है तो फैमिली बहुत छुपाती है उसको और वो आगे नहीं बताती, वो बहुत शर्मिंदा होती है, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती जाती है और आखिरकार वो चीज़ जो गुज़श्ता सालों से छुपाते रहते हैं हम, एक ख़तरनाक कंडीशन में आया होती है और सबको पता चलता है जब वो जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी सोशली दुनिया न देखती है, तो फिर पता चलता है कि ये तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर देखें तो 25 साल से कम उम्र, आप यकीन नहीं करेंगे कि 25 साल से कम उम्र हर 10वां लड़का नशे की बीमारी का एक मरीज़ बनता जा रहा है। आप ये हमारे मुल्क के लिए बहुत लंबा फिक्रिया है। और इसमें एलीट क्लास के कॉलेजेस, स्कूल्स की मैं बात करूं जहां पे कोई अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है, पैसा भी है, फैमिली स्टैंडर्ड भी है, बैकग्राउंड भी है, बट वो क्या वजह है कि हमारे बच्चे नशे में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं और वापस आने के बजाय कोई ओवरडोज होकर मर जाता है, कोई नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाता है, कोई घरों से दूर भाग जाता है। तो आज मैंने ये सोचा कि अपनी एक कम्प्रीहेंसिव बहुत ही अच्छी टीम को क्यों ना बिठाया जाए और उन लोगों के लिए बात की जाए कि जिनके घर में नशे के अमराज हैं और वो फैमिलीज़ समझ नहीं पाती कि करना क्या है। अगर आपके घर में कोई नशा कर रहा है तो हम क्या करें, फैमिली ने कौन से स्टेप्स उठाने हैं और ख़ास तौर पे कौन से स्टेप्स नहीं उठाने। फैमिली जज्बाती हो के जब वो बच्चों को घर से निकाल दिए तो बच्चे क्या करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो मेरे पास हैं, आपके दिए हुए मैसेजेस भी हैं। आज हम तमाम शो में वो तमाम सवालात को शेयर करेंगे। हमारे साथ है एक फ़ीमेल साइकाइट्रिस्ट जो बताएंगी नशे की बीमारी कैसे होती है, और फिर लाहौर से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी डॉक्टर, हमें ज्वाइन करेगा आफ्टर द ब्रेक। आप लोगों से गुजारिश है कि आज के शो को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये बात है घर घर की। तो जनाब हम बात करने जा रहे हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं नशे की इल्लत, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। नशे की बीमारी कोई मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो दिन रात नशा करे, अपनी सेहत तबाह कर दे, अपने नफ्सियात पे उसका काबू ना हो, सोशली पुलिस और आगे पीछे लोगों के तरफ से उस पर उंगलियां उठ रही हों, लेकिन वो जब भी ये कहता है कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज कराएं। जनाब, तो आज हम उन फैमिली मेम्बर्स को ख़ास तौर पर बताने जाएंगे कि अगर आपके घर में कोई शख्स नशे में पड़ गया है तो आपको क्या करना है, और वो कौन सी क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं जो हमारे नौजवान नस्ल में नज़र आती हैं जिससे हम अलार्मिंग हो जाएं कि नहीं अब हमें इलाज कराना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर आयशा सनोबर चाचड़, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट, co-founder and director of research and clinical governance साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट। बड़ा काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये तो हम पूछेंगे इनसे कि क्या काम आजकल कर रही हैं। पहले हम इनसे सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? शुक्र है, जी। कैसा जा रहा है आपका इंस्टीट्यूट, आपने स्टार्ट किया है? अभी तो इनिशियल फेज़ है और लॉन्च जो है वो कुछ अरसे में होगा प्रॉपर। क्लिनिक स्पेस स्टार्ट हो गई हैं, बट वो प्रॉपर उसका लॉन्च, डिजिटल लॉन्च इट्स गोना बी इन कपल ऑफ वीक्स। चले, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमारे माशरे में अब नफ्सियाती अमराज की बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये बोलूँगा।
अच्छा, पहला सवाल बेसिक ही सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में अब नौजवान नस्ल में नशा बहुत आम होता जा रहा है। आप क्लिनिक में क्या देख रही हैं, कौन से नशे किस तरीके से ये आपके पास आ रहे हैं? सो हमेशा से रहा है, पर अब इसके बारे में अगेन मेरा हमेशा से यही स्टांस रहता है कि ये चीज़ें हमेशा से थी, अब सरफेस पे ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि मीडिया की वजह से अवेयरनेस ज़्यादा है। बेशक। डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से अवेलेबिलिटी पे और कौन से सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में क्या चीज़ कॉमन है। सो लेट्स से जो अगर हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंटल यूज़ हो गया, जैसे मैरिजुआना हो गया, लाइक कैनबिस हो गया, इस पे या क्लब ड्रग्स जैसे हैं वो ज़्यादा होती हैं। अगर कोई लाइक स्ट्रीट चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट या जैसे समदबॉन को या पेट्रोल या ऐसी चीज़ों को स्निफ करना वो ज़्यादा कॉमन है। बट ओवरऑल जो एक ट्रेंड है जो कि थ्रू आउट हर तबके में देखा गया है वो है कैनबिस। कैनबिस क्यों लोग स्टार्ट करते हैं, क्या उनके पीछे माइंड सेट होता है, और अगर ये आदी हो जाएं तो फिर इनको क्या मसाइल आ रहे होते हैं? सो मसला इस क्लास ऑफ ड्रग का ये है कि सबको लगता है कि ये सेफ़ है, जस्ट बिकॉज कि पूरी दुनिया, लाइक नॉट पूरी दुनिया, लाइक कुछ बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसको लीगलाइज किया गया है। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि इसको लेने से कोई मसला नहीं है, ये जो है ये ड्रग नहीं है, ये जो है इट्स हर्बल है, ये भी कहते हैं लोग, ये तो हर्बल चीज़ है। यस। सो ये मिसकंसेप्शन है। हालांकि अगर इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ या यूएस को भी अगर हम देख लें तो वहाँ पे 21 की उम्र से छोटे बच्चों के लिए इट्स नॉट अलाउड फॉर रिक्रिएशनल यूज़। सो एक तो ये, दूसरा जो अलाउ किया भी हुआ है वो नशे के लिए नहीं, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए किया हुआ है, राइट? कि जैसे अगर कैंसर कीमोथेरेपी का पेन है तो उसमें दिया जाए, नशे के लिए या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दिया जाए। ये ग्रुप होता कौन है, कहाँ से ये बच्चे आके जमा होते हैं, और ये बच्चे नशा करने से पहले इनकी क्या हरकत और सकनात होती हैं जो अगर फैमिली पकड़े तो शायद बच जाएं? ये बात हम करेंगे डॉक्टर साहबा से छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग यहीं पे रहें, हम बस यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। एक दो बड़े मोटे मोटे सवालात हैं जो इंस्टाग्राम पे आए, हम डायरेक्ट मैडम से यही पूछते हैं। आइए, ये पार्टी ड्रग क्या होती है और ये क्या काम करती है? नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक हाइप हुई भी है, जिस पार्टी ड्रग्स या क्लब ड्रग्स जिसको कहते हैं। और यूजुअली ये वो ड्रग्स हैं जो कि अपर मिडिल और हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके चीपर वर्जन्स और मिलावट वाले वर्जन्स जो हैं वो भी होते हैं। बट देन अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा एक जैसे स्कूल पार्टीज़ का एक पूरा कल्चर है, या ट्रिप्स पे गए हैं तो वहाँ पे एक वन टाइम यूज़ या एक ट्रिप जो है वो बनती है बिफोर यू ग्रेजुएट। सो ये पूरा एक कल्चर है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास अब आता जा रहा है। और इसके पीछे जो मेनली थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये वन टाइम यूज़ है, तो इस और वन टाइम यूज़ से तो कुछ नहीं होता है। बट देन यू नो नॉट लाइक वहाँ तक पहुँचे कैसे, उस वन टाइम यूज़ तक इतनी हिम्मत आना कि वो एक वन टाइम यूज़, और वो भी हम एक हैवी लोडेड ड्रग्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग को हिला देती है। एग्जैक्टली। और ऐसा कि लाइक सारे वो जो 14 तबक रोशन हो जाते हैं वो बाकायदा सारे आपके जो रिसेप्टर्स हैं आपके ब्रेन के सिग्निफिकेंटली, और फिर उसमें इतना जो बज़ आता है वो सिग्निफिकेंट बज़ आता है जो नेचुरल नहीं हो सकता कभी। नेचुरल नहीं हो सकता, राइट? एंड देन व्हाई डू सो अगेन टीनेज में वैसे भी सेंसेशनल सीकिंग, थ्रिल सीकिंग एक एटीट्यूड होता है। एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम्स इमोशनली या आपकी रियलिटी इतनी हार्ड होती है, लेट्स से अब्यूज़ हो रहा है या निगलेक्ट है या कोई आपकी स्ट्रगल्स हैं, तो नहीं, लाइक ब्रेन तो डेवलप नहीं हुआ ना टीनेजर का। ब्रेन तो 20 ईयर्स 24 ईयर्स तक डेवलप हो रहा होता है, तो स्किल्स, इमोशनल स्किल्स नहीं डेवलप होते। तो फिर जो चीज़ मिल रही होती है, हाथ आ रही होती है, उसी से इंसान जो है बच्चे
कोप करने की कोशिश। अमूमन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, यंगस्टर्स जो बड़े डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायूस, सुसाइडल। अगर ज़रा सी हिस्ट्री लो तो पता चलता है उन्होंने 3-4 दिन पहले कोई नशा किया था, या कोई विड्रॉल सिम्टम्स में वो आ रहे हैं, जिसके डाउनर्स बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि नशा करना, ये जो एक्सटेसीज़ हैं या MDMA है या और किस्म के जो एलिसिड टाइप की ड्रग्स हैं, वक्ती तौर पे तो शायद ये अच्छा कर देते हैं, लेकिन इनके जो विड्रॉल है वो बड़ा भयानक होता है। तो उसको भी कभी पढ़ें आप लोग और अपने दिमाग को रोशन करें कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है आपके आने वाले टाइम के लिए। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एक बंदा अगर नशा करता है और वो करते ही जाता है तो कितने अरसे के बाद उसकी ज़िंदगी में बर्बादी आना शुरू हो जाती है? वेल वो डिपेंड करता है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है शॉर्ट टर्म यूज़, एक होता है ओकेजनल यूज़। एडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। रेगुलर यूज़ के बाद जब हम एडिक्शन जिस चीज़ को बोलते हैं वो ये है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जो है वो उसमें भी पूरा क्राइटेरिया होता है। उसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपको आप कॉन्स्टेंटली उस नशे के बारे में सोच रहे हैं। आपको अगर वो ना मिले तो आपको इवन चोरी के हद तक भी जाना पड़े, पर आपको वो आप बिल्कुल डेस्परेट होता है। ठीक है। क्योंकि आप साइकोलॉजिकल तो के साथ साथ जिस्मानी आपके विड्रॉल्स होते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कोई नशा छोड़ना भी चाहे तो उसको वापस नशे की तरफ जो चीज़ लाती है वो साइकोलॉजिकल क्रेविंग से ज़्यादा बॉडी में जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जिस्मानी बताएं कि 3-4 सिम्टम्स क्या क्या वो मोटे मोटे होते हैं जिसकी वजह से बेचारे दोबारा नशा कर लेते हैं? डिपेंड करता है कि कौन सा नशा है। जैसे कि ये कैनबिस ले रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि ये तबर्रुक है आजकल, तो वो अगर कोई ले रहा है और वो नहीं ले पा रहा तो उसको क्या क्या चिड़चिड़ाहट आएंगी? ये इसी चीज़ को ही यूज़ किया जाता है कि ये सेफ ड्रग है, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेड इतने जिस्मानी अलामत नहीं है। बट अब जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जा रहा है उसमें इरिटेबिलिटी, मोटिवेशन का कम होना, कॉग्निटिव इफेक्ट्स लाइक आपकी ब्रेन सोचने समझने की सलाहियत, डिसीजंस लेने की सलाहियत टीन एजर्स में जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होती है। सो ये लंबे अरसे की यूज़। बाकी इसके अलावा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर ड्रग, हर नशा आपकी एक ख़ास किस्म के ब्रेन के सेल पे जाके काम करता है, राइट? तो उसकी अलामतें जिस्मानी डिफरेंट होती हैं और उसी तरीके से हम जो है वो डायग्नोस करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बुशरा कराची से। वो अपनी बहन के हवाले से कुछ बात करना चाहती हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ यू? आई एम ऑल गुड। आप कैसी हैं? और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया हमें। थैंक यू सो मच। अच्छा ओके, तो मुझे अपनी सिस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, वो भी सुन रही हैं, प्लीज़ शेयर करें। ओके, तो वो मेरी छोटी बहन है, उनकी एज 16 ईयर्स है और वो एडिक्ट हो चुकी हैं। अब उसकी वजह से हमारी फैमिली बहुत डिप्रेशन में है कि हमें तो किस तरह हम उसको करवा रहे हैं, एक्सरसाइज थेरेपीज वगैरह भी ले रहे हैं, बट वो कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है। Alright, thank you so much for your calling. She's gonna tell you something about it. डॉक्टर साहिबा जी, आई थिंक दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारा ये समझना कि एक हमारे पास एक बहुत ही कॉमन एक बिलीफ है विल पावर का, कि विल पावर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट? सो मेंटल, इवन जब हम मेंटल डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम एक ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि विल पावर से ठीक, वो खुद अगर चाहे तो वो ठीक हो सकता है या हो सकती है, राइट? सो दैट्स नॉट द केस, राइट? ऐसा नहीं होता है। वन सेकंड थिंग इज़ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना कि हमारा लेंस क्या है जिससे हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। मेडिकल हमारा लेंस है या मोरल हमारा लेंस है? हम इसको मोरल प्रॉब्लम समझते हैं और फिर जब हम मोरल प्रॉब्लम समझते हैं तो इसका मतलब कि ये बुराई है, राइट? पर अगर हम इसको मेडिकल प्रॉब्लम के लिहाज से देखते हैं जो कि पूरा बायोसाइकोसोशल के तरीके से, तो फिर हम कुछ एम्पैथी और हम कुछ एक रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी इस पूरी सिचुएशन के लिए। सही बात है। सो ये मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ मेडिकल इशू, इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसको हमें देखने की चाहिए, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब अगेन हमने सब कुछ, जैसे फैमिली सब कुछ, ये बहुत कॉमन होता है कि हमने सब कुछ कर दिया, हम लाइक सारी बातें मान रहे हैं, हम बाहर भी लेके जा रहे हैं, ज़िद्दें भी पूरी कर रहे हैं, फिर भी जो है वो बच्चा या बच्ची जो है वो नहीं नशा छोड़े। बट इन सारी चीज़ों की वजह से नशा नहीं परपेचुएट होता, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई ऑनगोइंग अब्यूज़ या कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कोप करने के लिए बच्चे कर रहे होते हैं। तो आई थिंक हमें चाहिए कि थोड़ा सा पहले उसको हम फिक्र करना शुरू कर दें
ना कि हम नशे का उसका वेट करें। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं यंगस्टर्स के ऊपर, ख़ासतौर पर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इन लोगों में फंस गए हैं और उनकी फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं, उनको आप क्या बताना चाहती हैं? कोई ऐसी हेल्प जो आप उनको टिप देना चाहें प्लीज़। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स और एडल्ट्स जो हैं वो शाये भी ना हो इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा शर्माते हैं कि हम किस तरीके से बात करें। हमारे घर में ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, बट वो चीज़ें जो कि डैमेज कर सकती हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। तो प्लीज़ हैव अ ओपन कॉन्वर्जेसन अपने बच्चों के साथ, पर उसके साथ साथ द मोमेंट बच्चे को ये डर होता है कि आपने कुछ बता तो दिया बट इसका जो है ना वो आगे जाके हमें नुकसान होगा। तो ओपन कम्युनिकेशन, अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको यूज़ ना करें उसके अगेंस्ट झगड़े में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें कि ये मोरल प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी का जो है किसी का कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये रियली इट्स अ मेडिकल मॉडल जिसको हमें एक्वायर करने की ज़रूरत है बाकायदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और आई थिंक हमारी फैमिलीज़ को सबसे पहले यही चीज़ को पकड़ना है कि ये उसकी ज़ात का प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा या बुरा नहीं है, वो बीमार हो गया है। और जब वो कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको गाली नहीं बकते, हम उसको पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने और मैंने जो बात की है ये अपने तजुर्बात की बिना पे की है, क्योंकि हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं। और इलाज जब भी आप कराओगे जब इसको बीमारी समझोगे। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ PhD डॉक्टर अबुल हसन हैं लाहौर से, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो ये बताएंगे कि एंड फैमिली को करना क्या चाहिए अगर कोई बच्चा नशे में हो। तो जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। तो जनाब, अभी हमने बात की ज़्यादातर इस हवाले से कि नशे की बीमारी क्या होती है और अगर किसी को हो जाए तो उसकी क्या क्लिनिकल कंडीशन है और उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं, उसके घरों में क्या ख़राबी आती हैं, दुनियादारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, ख़ास तौर पर उसकी सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल हर चीज़ जो कहते हैं उसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएँ कि अगर किसी शख्स को नशे की बीमारी है, किसी फैमिली मेम्बर को हमारे नशे की बीमारी है, तो क्या हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, हमें डेफिनेटली उसको इलाज में लेके आना पड़ता है। लेकिन एक मसला ये भी आ जाता है कि उसको इलाज में लाएं कैसे। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम इस आसरे पे बैठे रहते हैं कि शायद ये मरीज़ को खुद कुछ ख्याल आए और ये हमें बोले और हम इसको इलाज में लेके जाएं। लेकिन साइकियाट्रिक इश्यूज़ में उनको ख्यालात नहीं आता, बल्कि फैमिली को खुद इंटरवीन करना पड़ता है। ये इंटरवीन कैसे करते हैं, इस तमाम बातों को आज डिस्कस करने के लिए मैंने बहुत ही अपने अच्छे दोस्त को मदऊ किया है, लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर सैयद अबुल हसन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और CEO हैं ब्रिज रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड साइकेट्रिक सेंटर का, जो कि लाहौर में है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अबुल हसन। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बस जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इस इंतहाई ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए टाइम निकाला। अच्छा डॉक्टर अबुल हसन, मुझे ये बताओ कि ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जब किसी एक नए आदमी के दिमाग में ये पॉइंट जाता है तो वो क्या सोचता है और आप लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, हमें थोड़ा सा क्लियर करना होगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि हमने किसी को उसकी हेल्दी आदत में वापस लाना है। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो बेसिकली किसी भी पेशेंट के अंदर एक हेल्दी चेंज लाता है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास अगर ड्रग एडिक्ट्स आते हैं या साइकोटिक्स आते हैं तो बेसिकली वो बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ है। हमने बिहेवियरल प्रॉब्लम का जो है उसको पॉजिटिवली लेके चलना है, चेंज लाना है, क्योंकि ये रवैयों की बीमारी है, रवैयों से ख़राब होती है और रवैयों से ही ठीक होती है। तो इसमें फैमिली का और पेशेंट का और इदारे के काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो रिहैबिलिटेशन बेसिकली एक किसी भी पेशेंट के अंदर जो है साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। ठीक। अच्छा अबुल हसन साहब, ये बताएं कि अमूमन पेशेंट डिनाइल में आता है और हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। आपके मुताबिक किस मरीज़ को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है और किस फैमिली को आप ये बताते हैं कि इस पेशेंट को मेरे ख्याल से इंडोर ट्रीटमेंट कराया जाए?
देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो ड्रग एडिक्शन में है या साइकेट्रिक इलनेसेस में है, पेशेंट कभी भी अपने मसले को मसला नहीं समझता, क्योंकि उसके पास मसले का हल मौजूद है। उसके मसले का हल उसकी ड्रग है, उसका प्रॉब्लम है। अमूमन जो बाहर के लोग हैं, जो फैमिली है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इस जो लविंग वन है इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, हमने उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो फैमिली बेसिकली सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब फैमिली रोल प्ले करती है तो उसमें यह है कि फैमिली उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करते हुए किसी भी प्रोफेशनल से रब्ता करेगी, रब्ता करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएगी। पेशेंट को किस तरीके से आमादा करें उसको रिहैब में लाने के लिए? क्या वो मान जाता है या कोई और ऑप्शंस हैं जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद हैं? डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट है या ड्रग एडिक्ट है तो उसकी विल नहीं ली जाती। अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें तो अगर कोई बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस में है या उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो कोई भी बंदा राह चलता नेबर कॉल करता है, पुलिस आती है, वो ले जाती है और जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको रिहेबिलिटेशन में डाल दिया जाता है। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ बत्ती से ऐसा नहीं है। अगर हम लोग पिन पॉइंट करते भी हैं तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट या इदारे साथ नहीं देते, उसमें फिर सबसे बड़ा रोल फैमिली का है। देखिए, पेशेंट की मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी बीमार है, फैमिली की मर्ज़ी ज़रूरी है। अमूमन हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत जज्बाती होती हैं, उनको स्किल्स नहीं आते लेकिन मोटिवेशन उनका बड़ा हाई होता है, करना सब चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि करना कैसे है। अगर हमारे लव्ड वन में कोई नशा करता है और वो इलाज नहीं करा पा रहा तो बहुत जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिहैब जाएं, आप अपने डॉक्टर से, काउंसलर से बात करें, टेक्निक्स लें और उसके बाद अपने बच्चे का ट्रीटमेंट में उसकी मदद करें, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि आपका बच्चा खुद अपनी वो हरकतें करके बता रहा होता है कि मुझे हेल्प चाहिए। बहुत सारी बातें अभी और डॉक्टर अबुल हसन के साथ मैं करूँगा। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक है, हम ब्रेक के बाद बस यूँ गए और यूँ आए। अमूमन मैंने देखा है अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम इतना पैसों का नहीं सोचते, और उसके अलावा अगर हम सैलून जाते हैं तो हम कहते हैं सब कुछ कर दो, चेहरा चमका दो। लेकिन जब हमारी फैमिली में बात आती है अद्वियात की, दवाइयों की, सेहत की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ख्याल आता है कि अभी हमारे हालात सही नहीं हैं, और वो हालात ख़राब होते जाते हैं जब हमारे घरों में बीमारियाँ जमा होने लगती हैं। ख़ास तौर पे ऐसा शख्स जो हमारे घर में बैठ के नशा किए जा रहा है, अपनी आमदनी को छोड़ो घर की चीज़ों को चोरी कर रहा है और वो अपनी आदतों को ख़राब कर रहा है, तो उस वक्त हम रिहैब जाते हैं तो वो कहते हैं बहुत कॉस्टली है। कितना कॉस्टली है, आए हम बात करते हैं। डॉक्टर अबुल हसन हमारे साथ। अबुल हसन साहब, अमूमन लोग यहाँ पे आके ब्रेक लगा लेते हैं, हम तो नहीं जाएंगे, वो तो बड़ा कॉस्टली है, तो क्या वो वर्थफुल होता है या नहीं होता है? देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया के अंदर जिस तरह एयर ट्रैवल सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा आसान जो है आपको सर्विस देता है, इसी तरह रिहैबिलिटेशन किसी भी बीमार के लिए, साइकेट्रिक पेशेंट के लिए या ड्रग एडिक्शन के लिए सबसे सेफ और सबसे कारआमद तरीका इलाज है। अगर आप एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ले लेते हो और समझ जाते हो, 100% रिजल्ट्स हैं। देखिए, जब आपके पास पेशेंट आता है इनडोर में रिहैबिलिटेशन में, तो उसके साथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, तो उसमें एक प्रॉपर टीम काम करती है। इसमें दवा का भी काम है, इसमें डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसका खाना पीना है, क्योंकि एक रिहैबिलिटेशन में पेशेंट जो है इनडोर में रहते हुए अपनी डेली रूटीन को बेहतर करता है। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि एक शख्स की ज़िंदगी का सवाल है और उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो आप इस चीज़ से परेशान ना हो। कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं, फेसबुक पे जो नौजवान तबका है वो हमसे बात करना चाहता है। किसी ने मुझे ये बोला है कि रिहैब जो है वो सिर्फ अमीरों की ट्रीटमेंट है, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। क्विक जवाब प्लीज़।
देखिए ये मिथ है कि ये अमीरों का है। रिहैबिलिटेशन सेंटर बेसिकली, अगर आप इसको ये समझते हैं कि रिहैब जाना और वहाँ पे रहना कोई अमीरों का है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कम है अभी रिहैब का कॉन्सेप्ट, लेकिन आप ले तो ये अमीरों का नहीं है, ये हर तबके फ़िक्र के लिए, हर फैमिली के लिए ज़रूरी है। और आप आके डिस्कस करें, आपके मसले हल हो जाएंगे। सही बात है। और अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से जाएंगे, अबुल हसन के पास जाएंगे मेरे पास, तो हम वैसे भी आपको डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, अगला मिथ जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी के बगैर रिहैब में जाएगा तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी इलाज के लिए आप अपनी मर्ज़ी नहीं करते, बल्कि लोग जब देखते हैं कि इसकी हालत ख़राब है तो उसको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लेते हैं या ड्रग एडिक्शन का, तो पेशेंट के अंदर एक बहुत हेल्दी एक पीस डेवलप हो जाता है और वो शुक्रगुजार होता है। देखिए, उससे पहले वो नहीं मानता, लेकिन इलाज करवाने के बाद वो मानता है और ठीक हो जाता है। ये मिथ गलत है कि वो ठीक नहीं होता। 100% इसके रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात। मिथ्स और भी हैं, लेकिन एक कॉल हमारे साथ है तो हम आपके साथ कॉल को शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ है शुमाइला, बहुत परेशान है और लाहौर से वो हमसे कांटेक्ट में है। आइए हम बात करते हैं शुमाइला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, हमें पता चला कि आप परेशान हैं किसी हवाले से और हम यहाँ बैठे हैं आपके मसले को हल करने के लिए, तो प्लीज़ बताइए अपना मसला। थैंक यू सो मच। मैं आपका शो देख रही हूँ, तो मुझे ये सवाल करना है डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा है, ही इज़ अ टीनेजर, तो मैं आजकल उसके बारे में बहुत कंसर्न इसलिए हूँ कि उसकी रूटीन काफ़ी अपसेट है। वो जैसे रातों को देर देर तक आता है एंड यू नो, तो मुझे ये फील हो रहा है कि वो, मुझे जो लग रहा है दैट ही इज इनटू ड्रग्स, जो मुझे मेरे लिए एज अ पेरेंट वेरी अलार्मिंग। तो मुझे आप प्लीज़ गाइड करें कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे साथ अबुल हसन साहब भी हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप इनसे डायरेक्ट बात करें। अबुल हसन, प्लीज़ कोई सवाल पूछना तो आप इनसे पूछें। देखिए मिस शुमाइला, मैंने आपकी बात सुनी। देखिए, सिंपल मैं आपको तरीक़ाकार बताऊं। अगर आपके बच्चे नेचर के अगेंस्ट चले जाएं तो आप समझे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। नेचर के अगेंस्ट क्या है कि हम रात को सोते हैं और दिन को जागते हैं, हम सुबह दोपहर शाम 3 वक्त का खाना लेते हैं, हम डेली रूटीन को लेकर चलते हैं। अगर आपके बच्चे इसके अगेंस्ट चलें, खाना ना खाएं, रात को जागें, दिन को सोएं, वो प्रॉपर आपकी बात ना माने और जो है आप जो कह रहे हैं उसकी नफ़ी करें, तो आप समझे आपके बच्चे के अंदर या तो कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है या किसी भी ऐसी ड्रग का शिकार है जो कि उसके रूटीन को बदल रही है। बहुत सिंपल तरीका है किसी भी बच्चे के बिहेवियर्स को डायग्नोज करने का कि अगर वो नेचर के अगेंस्ट चलता है तो आप फ़ौरन जो है आपके अलार्म जो है बच जाने चाहिए और आपको उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। जी, आई होप शुमाइला आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर टू सम एक्सटेंट और आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकती हैं। आखिरी में अबुल हसन, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं किसी हवाले से, तो प्लीज़ कैमरा आपके सामने। मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि आप अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि हम बहुत लाइक और ज़हीन बच्चों को समझते हैं कि ये बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा एवरेज है तो आप पुरसुकून रहें। अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब इसके साथ कोई ना कोई खुदा ना खास्ता साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। दूसरा, अपने बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों को नेचर के मुताबिक लेकर चलें। और दूसरा, फैमिली के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हम कोड डिपेंडेंसी और इनेबलिंग के हवाले से बात करें, जिसको हम लव एज ए डिज़ीज़ कहते हैं। तो हम किसी अगले प्रोग्राम में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसकी रूट्स फैमिली के अंदर हैं, फैमिली को ठीक होना है, बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबुल हसन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बातें बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर के बाद आई थिंक हमारी फैमिलीज़ को ये तो पता चलेगा कि वो क्या करें। अगर आप देखें, हमारे पाकिस्तान में हर 10वां बच्चा, जो 25 साल से छोटे की मैं बात कर रहा हूँ, हर 10वां लड़का या लड़की एडिक्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और वो सुसाइड करते हैं, अपने हाथ पैर काटते हैं या अपने घर वालों के साथ अलग अलग रहने लगते हैं। जब घर वाले सोते हैं तो ये लोग जागते हैं और जब घर वाले जागते हैं तो ये लोग सो रहे होते हैं। खाने पीने से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लड़ाई झगड़ा,
चोरियाँ और आगे जाके ये हमारे मुल्क के लिए एक मुसीबत का बाइस बनते हैं। तो क्यों ना हम उनको वक्त से पहले रोकें। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर हमारे घर में कोई नशे का मरीज़ हो तो हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे कदम उठाएं। किसी को पता तो नहीं चलेगा, इसको तो नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ आज के इस शो को देखें, बार बार देखें, यूट्यूब पे जाके देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब कोई बंदा नशे में मुब्तला होता है तो उसको हेल्प चाहिए होती है। और हेल्प कौन करेगा? माँ बाप, घर के बड़े। ये बिल्कुल उसी तरह है वो मदद, जब आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं तो बच्चा तकलीफ़ से चीखता है, लेकिन माँ को पता होता है कि ये वैक्सीन जो है ये आने वाले टाइम के लिए इस बच्चे की सेहत का बाइस बनेगी। तो ये समझ ले वही वैक्सीन है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टफ लव दें, सख्ती भरा प्यार दें। अगर बच्चा खुद नहीं मानता, अगर हमारे घर पे नशे वाले मसाइल हैं और वो नहीं मानते तो हमने ही कदम उठाना पड़ेगा। इसी नोट के साथ आज मैं उम्मीद करता हूँ कि शो आपको पसंद आएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले संडे को इसी टाइम पे बिल्कुल किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।